जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 2022 के लिए इकोनॉमिक्स के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, आपको निश्चित रूप से एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज का जो ये सेशन है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेशन का पहला प्रश्न है, भारत में निर्धनता रेखा का जो आकलन है ये किसके द्वारा किया जाता है। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का जो आकलन है ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में NSSO बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, तो ये है शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना आंसर देना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र जो है ये सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। और इस प्रश्न पर हम स्टार लगा रहे हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको खासकर ध्यान रखना है और इसको याद कर लीजिए। तो देखिए, शहरी क्षेत्र में जो है किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी ये शहरी क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। बाकी औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ये जो बेरोजगारी है शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है। चलिए आंसर करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स से। तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो इसका सामान्य अर्थ होता है जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उसको अधिक व्यक्तियों द्वारा करना जो है तथा उत्पादकता में कोई वृद्धि ना होना, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसको रट लीजिए, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को जितना हो सके पूरा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के आगे भी क्लास लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य होता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य होता है जब वर्षा के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, उसी को मौसमी बेरोजगारी बोला जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PDS का पूर्ण रूप क्या है। चलिए आंसर बताएंगे। PDS का पूर्ण रूप क्या है। PDS का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है हिंदी में, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। याद कर लीजिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बफर स्टॉक क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, बफर स्टॉक क्या है, तो ये जो है सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है, इसी को बफर स्टॉक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को सही तरीके से परिभाषित करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कौन सा कथन है जो सकल घरेलू उत्पाद को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो ये है किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ये जो है सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स इस सेशन को आप लोग 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान जो है ये किस क्षेत्र का है? तो द्वितीयक क्षेत्र का होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर सबसे अधिक की बात करें तो ये होता है सेवा क्षेत्र। किसका? सेवा क्षेत्र, जिसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है और इसको तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। चलिए तो देखिए लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया जो है ये मुद्रास्फीति को दर्शाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं, याद रखना है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। और देखिए मुद्रास्फीति कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का जो है महंगाई का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाला क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। हवाला क्या है? तो देखिए हवाला जो है ये विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है, इसी को हवाला बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करती है, कौन करती है? और देखिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे और रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो देखिए भारत में मुद्रा जारी करने का जो कार्य करती है ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो देखिए आपसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य का है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए शिशु मृत्यु दर जो है ये सबसे कम केरल राज्य का है। केरल राज्य में साक्षरता प्रतिशत जो है ये सबसे अधिक है और शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो है ये प्रति व्यक्ति आय होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मध्य निषेध सिपाही का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2010 से लेकर अब तक उन सभी को करा दिया गया है, तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर जाके सॉल्व कीजिए और देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे गए एग्जाम में और आप लोग कितना बना पाते हैं। तो देखिए किसी भी देश की औसत आय जो है ये देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने के बाद किसी भी देश का राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। और देखिए ये जो प्रश्न है मध्य निषेध सिपाही के एग्जाम में पूछा गया था, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दो देशों के मध्य वैश्वीकरण क्या है? चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण जो है ये विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण का परिणाम है वैश्वीकरण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का रास्ता है। चलिए और देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? तो जिस कंपनी का व्यापार
एक से अधिक देशों में फैला हो वे जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। और ये भी प्रश्न जो है बिहार मध्य निःशुल्क सिपाही के एग्जाम में पूछा गया है, वीवीआई प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां के निवेश का रास्ता है दूसरे देशों में कारखाने स्थापित करना, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन, स्थानीय कंपनियों को खरीदना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चलिए तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है अपने सामान और सेवाओं को विदेश में बेचना, व्यापार को विदेश में फैलाना, लाभ अर्जित करना। ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव है। चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव है, इसके प्रभाव से सिर्फ भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। इसके प्रभाव से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है और वैश्वीकरण के कारण छोटी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई है, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। आप सभी जानते हैं डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी निवेश क्या है? चलिए आंसर बताएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। टाइम्स अप। तो देखिए विदेशी निवेश क्या है? तो ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश को ही विदेशी निवेश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की बात की जा रही है। इस संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए इसका मुख्य कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। और WTO की स्थापना भी पूछा जाता है, तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए तो देखिए अभी हमने बहुराष्ट्रीय कंपनी का परिभाषा बताया था। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? वह कंपनी जिनका व्यवस्था एक से अधिक राष्ट्रों तक फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे व्यवस्था नहीं होगा, व्यापार होगा, याद रखना है। वह कंपनी जिनका व्यापार जो है एक से अधिक राष्ट्रों तक फैला हुआ है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार कानून कब बना था? देखिए प्रश्न नंबर 26 और प्रश्न नंबर 27 ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई बनता है, इसको ध्यान रखना है। 26 और आगे करेंगे 27 को। तो सूचना का अधिकार कानून कब बना था? तो इसको याद कर लीजिए, 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में। और 27 नंबर में है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो दोनों प्रश्नों को आपको माइंड में सेट कर लेना है। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? ये 1986 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है? खुली हुई अर्थव्यवस्था है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। चलिए तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी अर्ध सामंती होना, गतिहीन होना, अर्ध विकसित होना। ये सभी डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत कौन है? तो देखिए ये जो महाजन है ये कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना ये आखिरी पंचवर्षीय योजना है और इस योजना की अवधि जो है 2012 से 17 तक है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु का मूल्य क्या होता है? तो देखिए यहाँ से आपको दो प्रश्नों को याद रखना है, बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो आपको एक याद रखना है कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की स्थिति में वस्तु का मूल्य जो है ये बढ़ता है। और इसमें पूछा जाता है कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है? इसमें मुद्रा का मूल्य घटता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ है वो हमको अभी 20 रुपया में मिल रहा है
और इसका प्राइस बढ़ के मान लीजिए 40 हो गया, तो देखिए वस्तु का मूल्य क्या हो गया, दोगुना हो गया यानी कि बढ़ गया। और जो हम पहले 20 रुपया में खरीद रहे थे वो अब 40 में मिल रहा है। लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि ये 20 रुपया है, इसका अब कोई औकात नहीं रहा, यानी कि 20 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको उसी सामान के लिए 40 देना पड़ रहा है, यानी कि वस्तु का मूल्य तो इंक्रीज हो गया, लेकिन मुद्रा का जो मूल्य 20 रुपया था, यानी कि 20 रुपया नोट की जो औकात है वो घट जाती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इन्फ्लेशन में वस्तु का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा की जो औकात है यानी कि मूल्य है उसका घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति वह दशा है। चलिए सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए मुद्रास्फीति को अभी हमने बताया था कि इसमें वस्तु का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है, और मुद्रा का औकात यानी कि मूल्य जो है वो घट जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करेंगे आपने मुद्रास्फीति को समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। चलिए आंसर करेंगे। और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, तो देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं, सेशन को लाइक करना और सेशन को शेयर करना। बिल्कुल आपको फ्री में क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है आपको इसी तरह के क्लास मिलते रहेगा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, स्वरोजगार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का कारण क्या है। अब देखिए आपको इन्फ्लेशन का कारण क्या है वो बताना है। तो इन्फ्लेशन का कारण है घाटे की वित्त व्यवस्था, याद रखना है, जनसंख्या में वृद्धि, साख की मात्रा में वृद्धि, ये सभी इन्फ्लेशन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक श्रमिक होते हैं। तो देखिए अनौपचारिक श्रमिक जो है ये क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए ये बोला जाता है एडम स्मिथ को, आप सभी जानते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। चलिए आंसर बताएंगे, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। तो ये चलन मुद्रा जारी की जाती है, ध्यान रखना है। मुद्रास्फीति का नियमन कौन करता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मुद्रास्फीति का नियमन जो है ये कौन करता है, तो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। वस्तु की पूर्ति यथावत रहने पर यदि वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा। तो देखिए वस्तु की पूर्ति अगर यथावत रहेगा और यदि वस्तु की मांग में वृद्धि होगा तो ब्याज की दर में भी वृद्धि हो जाएगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में हो सकता है। तो देखिए बजट में जो है आजम घाटा, वित्तीय घाटा और प्रारंभिक घाटा ये सभी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक घाटा निकल जाएगा यदि राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी घाटा को घटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान है। तो देखिए भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान जो है ये राजकोषीय घाटे का है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है। यहाँ पे देखिए उपयुक्त होगा, उपर्युक्त नहीं होगा। तो विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, घाटे का बजट। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट क्या है। तो देखिए बजट जो है इसमें क्या होता है, इसमें सरकार के आय व्यय का ब्यौरा होता है, सरकार की आर्थिक नीतियों का दस्तावेज और सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, अतिरेक बजट बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत है। चलिए आंसर करेंगे और देखिए सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है।
तो विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत है विदेश में निवेश, विदेशी वस्तुओं का आयात और पर्यटन। ऑल ऑफ दिस होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए ये जाना जाता है विशेष आहरण अधिकार को। डी ऑप्शन सही जवाब होगा, याद कर लीजिए विशेष आहरण अधिकार को। जब किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों हो तो उसे कहते हैं, चलिए तो देखिए उसे बोला जाता है दोहरा घाटा। जब किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों हो तो उसे दोहरा घाटा बोला जाता है। निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए जैसे ही सेशन खत्म होता है प्लीज़ सभी लोग सेशन को पूरा शेयर करेंगे जितना हो सके। तो देखिए ये किया गया था कब? 1991-92 में। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए आपसे एक प्रश्न यहाँ से फिर से पूछ रहे हैं, आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति जो है ये किस वर्ष घोषित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर आपको ढूंढना है गूगल पर कि भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई थी। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।